India has a mindset where it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch proportionally. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ दो बड़े पॉलिटिकल वॉचर्स हैं, लेकिन जो एक आज डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा फूला करेंगे, क्योंकि ये जो कल घटना हुई है, वाइस प्रेसिडेंट साहब सडनली चले गए हैं, इसके ऊपर कितनी थ्योरीज, कितना सब कुछ चल रखा है। कई चीजें जो निकल रही हैं जिसमें मतलब देख के हैरानी होती है। ये चीजें सुन के कुछ चीजें नोट करी हैं जो मैं पूछूंगा, बट सबसे पहले मैं लाना चाहूंगा ओंकार चौधरी जी को। सर जी, पहले तो ओंकार चौधरी जी और भट्ट साहब को दोनों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि आप सामने आए। ओंकार जी, आपसे शुरू करते हैं सर, आपके हिसाब में क्या हुआ सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जितनी बातें अब निकल करके सामने आ रही हैं, या अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के स्तर पर जो चीजें अब बताई जा रही हैं, ये चीजें तो काफी समय से चल रही थी। तो ये चीजें इन्होंने लिंगर ऑन क्यों की? ये सारी चीजों को क्यों सहन करते रहे, क्यों बर्दाश्त करते रहे? और धनखड़ साहब को किसी ने जाकर के सीधे सीधे उनके मुंह पर ये बातें क्यों नहीं कही जो अब चीजें निकल करके सामने आ रही हैं? नंबर 2, उनका रेजिग्नेशन हुआ, पता चला कि वो अचानक राष्ट्रपति भवन गए, अनशेड्यूल्ड एक वो था, टाइम था, पहले से समय नहीं लिया गया था, अचानक फोन किया गया राष्ट्रपति को कि उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, वो पहुंच गए, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, वो सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। तो ये चीजें सबके लिए शॉकिंग थी, इंक्लूडिंग मी, कि ये क्या हुआ, ये अचानक क्या हो गया है। और क्या जो एक शुरू में नैरेटिव चला कि भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा से आते थे, वो नहीं निभा पाए या उनके साथ नहीं निभ पाई। सत्यपाल मलिक के साथ जो पूरा ड्रामा हुआ है और सत्यपाल मलिक ने जो रायता फैलाया वो हुए। फिर तीसरे अब ये जगदीप धनखड़, जिनको पढ़े लिखे भी माना जाता था, जो राजभवन में बैठ करके बंगाल में ममता बनर्जी से लोहा ले रहे थे, जिनको फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, बहुत उम्मीदों के साथ के सदन को नियंत्रित करेंगे, संचालित करेंगे, इनके साथ भी अब कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई। लेकिन वो क्या मिस हैपनिंग थी और धनखड़ साहब के क्या कारनामे चल रहे थे, इसके बारे में दिल्ली के मीडिया तक को कानों कान खबरें नहीं थी, जबकि ये लगातार जुडिशियरी के खिलाफ बोल रहे थे। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री की मौजूदगी में तो इन्होंने सरकार को भी बहुत कुछ सुना दिया था, और ऐसा सुना दिया था कि जो गले से नीचे तब भी नहीं उतर रहा था, आज भी नहीं उतर रहा है। शिवराज चौहान इनसे सीनियर हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं, कई बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कई बार के एमएलए हैं। प्रोटोकॉल के तहत और संविधान की एक मर्यादा, गरिमा होती है, उन्होंने वो सब चीजें सुन ली और सुन करके चले आए। इसके अलावा भी जो प्राइवेटली अब चीजें सामने आ रही हैं या सामने रखी जा रही है कि साहब ऐसा भी हुआ था, वो सारी चीजें बहुत चौंकाने वाली हैं। अगर इतनी असंदिग्ध स्थितियां बन गई थी, ऐसा अविश्वास का माहौल बन गया था, तो अगेन मैं ये कहूंगा कि जो नेता सदन हैं राज्यसभा के जेपी नड्डा, उनको डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी वाइस प्रेसिडेंट से। अगर वो नहीं कर रहे थे तो उनको ऊपर कन्वे करके ऊपर से सीधे मैसेजिंग उनको की जानी चाहिए थी कि आप बहुत
रॉन्ग साइड चल रहे हैं, एक्सीडेंट कर बैठेंगे या करवा बैठेंगे। दूसरे जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप सदन में कुछ भी चेयर की तरफ से अगर ऐसा देख रहे हैं जो संदिग्ध है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपका समन्वय का एक दायित्व है वो आप पूरा करें। चीजें जब बिल्कुल खतरनाक मोड़ पर आ गई और जब लगा कि बस अब गाड़ी गहरे खाई में गिरने वाली है, तब जाकर के कोई फोन कॉल की गई उनको, जो 4:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है, और कुछ हॉट टॉक्स हुई हैं और उसके बाद उनको बता दिया गया कि अब आप इस पद पर नहीं रह सकते, आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। बाप रे तो बाप। इतनी खतरनाक स्थितियां कहीं भी अगर पहुंच रही हैं, तो मैं इसको एक तरफ की, ठीक है गलती है उनकी तरफ से, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे अभी, लेकिन इस पक्ष की भी गलतियां हैं। इस पक्ष को सीधे पढ़ करके उनके सामने उनको बताना चाहिए था कि आप रॉन्ग पथ पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, मेरा तो एक ही सवाल रहेगा भट्ट जी से कि ये जो गलतियों के बारे में सर बोल रहे हैं, आपके हिसाब में मेरे पास तो बहुत सारी आई हैं सर। सबसे पहले तो पीएम जैसी उनको सिक्योरिटी चाहिए थी, गाड़ियां चाहिए थी। हर जगह जाके यही बोलते थे कि साहब अगर पीएम आते यहाँ पर तो तुम ऐसे ही प्रोटोकॉल करते कि नहीं। ये चीजें भी बोली गई हैं। एंड इंटरेस्टिंग ये है, जैसे ओंकार जी बोल रहे हैं कि किसी ने कुछ बोला भी नहीं, सब चुप रहे, सुनते रहे यही चीज, किसी ने नहीं बोला। जी, देखिए पहले बात करते हैं कि ये जो परसों हुआ इसका ट्रिगर पॉइंट कहाँ से आया। ट्रिगर पॉइंट ये था कि लोकसभा में सरकार ने ये तय किया था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग और इम्पीचमेंट का मसला पहले लोकसभा में आएगा। लगभग 150 एमपी ने साइन करके मामला स्पीकर को सौंप दिया था और कल राहुल गांधी ने इसके ऊपर बोलने का प्रयास किया मंडे को, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनको रोक दिया, कहा ये मामला आप लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उठाइए, जहां पर लोकसभा कार्रवाई का एजेंडा तय होता है और उसमें जाहिर है सरकार पक्ष का बहुमत होता है और अपोजिशन के हर पार्टी के मेंबर उसमें होते हैं। तो जब ये तय हो गया था कि ये मामला पहले लोकसभा में आएगा, तो धनखड़ साहब को ये आकाशवाणी कहाँ से हुई कि उन्होंने सरकार को इन्फॉर्म किए बगैर राज्यसभा में अपोजिशन के नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया। और जब उन्होंने इसके ऊपर बोलने का मौका दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में, तब जेपी नड्डा ने इसका विरोध किया और कहा कि ये कार्रवाई में नहीं जाएगा और ये केवल मुझे बोलने का मौका मिला है, आप कैसे बोल रहे हैं। इसको भी कुछ लोगों ने इसे भी कहा कि ये भी एक प्रोवोकेशन था उनके इस्तीफे का। और उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट ने राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सरकार की ओर से कोई नहीं गया। कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ओर की मीटिंग हो और उसमें ट्रेजरी बेंच का प्रतिनिधि शामिल ना हो, ये अपने आप में अनूठी घटना है। ऐसा कभी नहीं हुआ। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कभी बिना सरकारी पक्ष के हो ही नहीं सकती। तो जब धनखड़ साहब के सामने ये आ गया कि साहब जो है कोई सरकार का व्यक्ति नहीं आया है, तो उनको समझ में आ गया कि नाउ हिज गेम इज अप। और उसके बाद उन्होंने उस मीटिंग को एक अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। ये है ट्रिगर पॉइंट जिससे कि जो है मामला उनका बिगड़ा। और एक थोड़ा-सा बैकग्राउंडर बता दें कि नेहरू के ज़माने तक उपराष्ट्रपति का प्रोटोकॉल में नंबर 3 होता था। नंबर 1 पे राष्ट्रपति, नंबर 2 पे प्रधानमंत्री, फिर उपराष्ट्रपति। और नेहरू के बड़े प्रिय जो जो कम्युनिस्ट थे और लेफ्टिस्ट थे, एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। तो नेहरू उनको उपराष्ट्रपति बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को दोबारा बनाना पड़ा था। तो उन्होंने उस समय उपराष्ट्रपति को प्लेकेट करने के लिए, पसंद करने के लिए उन्होंने प्रोटोकॉल चेंज किया और उपराष्ट्रपति को उन्होंने प्रोटोकॉल में नंबर 2 पे कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को नंबर 3 पे कर दिया। बाद में राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। वो घनघोर कम्युनिस्ट थे और वो मॉस्को में एम्बेसडर भी रहे हैं इंडिया के। और उनके सुपुत्र ने तो बहुत शानदार बातें लिखी हैं अपने पिता के बारे में, जो जेएनयू में प्रोफेसर थे, सर्वपल्ली गोपाल। तो ये है मामला है धनखड़ साहब का। और दूसरी बात ये है कि उनसे जितने लोग मिलने आते थे, पिछले 1 साल की बात है, वो लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे, सरकार से नाराजगी बता रहे थे कि कोई किसानों को सुनता नहीं है।
किसानों को दिल्ली आना पड़ता है अपनी मांगों के लिए, उनको फिर दिल्ली आना पड़ रहा है, सरकार क्या कर रही है, ये सारी बातें वो कहते थे। और उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि मैं प्रोटोकॉल में पीएम से ऊपर हूँ, तो मेरा भी जो जो फ्लीट है वो उतना ही बड़ा होना चाहिए जो कि प्राइम मिनिस्टर का है, एसपीजी की सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो यहाँ भी चाहते थे कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो विदेश दौरे में जाते हैं, तो उनका एक दायित्व है वो आके मुझे भी ब्रीफ करें कि कहाँ क्या हो रहा है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कभी कोई इतिहास में ऐसी वाह। भूमिका नहीं रही है कि उनको एग्जीक्यूटिव अपने अपने निर्णयों से अवगत कराए। प्राइम मिनिस्टर इन ए फॉर्मल मैनर सिंस इंडिया बिकेम रिपब्लिक राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, और राष्ट्रपति को कैबिनेट के फैसलों का जिस भी भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इज ऑलवेज इन ए लूप। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी लूप में नहीं रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो एक्स ऑफिशियो सबसे बड़ा काम है वो केवल है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन होना, यही उनका मुख्य काम है। तो धनखड़ साहब को लगा कि मेरा जो है कि मैं बहुत ज्यादा ही मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पे कांसे का सम्मान मिल रहा है। और दूसरी बात, ये बीजेपी की कमी मैं ये कहूंगा, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहा जाता है कि आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो अपना ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाइए या मर्जर एंड एक्विजिशन करिए। तो यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो बीजेपी का जो एकाएक सपोर्ट बेस बढ़ा और जो कांग्रेस कोलैप्स हुई, तो बीजेपी के पास इतना समय नहीं था कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करती, अपना कैडर डेवलप करती, उनको अपनी आइडियोलॉजी में ट्रेन करती। तो उन्होंने कहा कि भैया मर्जर करो और एक्विजिशन करो। तो सतपाल मलिक को भी ले लिया और धनखड़ को भी ले लिया और हरियाणा के वीरेंद्र सिंह को भी ले लिया। एक को तो चीफ मिनिस्टर बना दिया कांग्रेस का लेकर के आसाम का। तो इन्होंने बड़े पैमाने पर मर्जर एंड एक्विजिशन किए हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी में, जो आपके रीति नीति में, आपके संस्कारों में संस्कारित नहीं थे, परिचित नहीं थे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 89 में जनता दल की सरकार बनी थी, वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। उस सरकार में धनखड़ साहब राज्य मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर थे। उस समय यूपी में 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा की कॉल दी थी और यूपी में बहुत जबरदस्त कम्युनल पोलराइजेशन था, बड़ा टेंशन था, बहुत दंगे हो रहे थे। तो एक बड़े नेता थे यूपी, और उस समय मुलायम सिंह यादव पूरे यूपी में घूम घूम करके एंटी कम्युनल रैली कर रहे थे और रोज और भड़ास निकाल रहे थे, और उससे यूपी में कम्युनल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। तो यूपी के एक बड़े मुसलमान नेता थे, उन्होंने देखा, उन्होंने जाकर के ये मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल में उठाया। वो नेताजी आज भी हैं। तो उन्होंने जाके कहा कि मुलायम सिंह यादव यूपी में आग लगा रहे हैं, उनको रोकिए। तो एक दिन मुलायम सिंह यादव उनके घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मतलब ये बता रहा हूँ कि ये जनता दल का, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का माइंडसेट क्या है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। तो मुलायम सिंह ने उन नेताजी से कहा कि ये आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, तो मुलायम सिंह बोले, देखिए दलित मेरे साथ है और पिछड़ा मेरे साथ है, केवल मियाँ लाना है। तो उन्होंने कहा कि यार देश में आग लगा के लाना है। तो उन्होंने कहा कि तो मुलायम सिंह ने कहा कि आप देश की राजनीति में, दिल्ली की पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी आ गए। तो मैंने उनसे पूछा उनका क्या मतलब था। तो बोले मुलायम सिंह का मतलब था कि तुम राजनीति में भी लौंडे हो, तुम्हें कोई तमीज नहीं, तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। तो जो बीजेपी लगातार कह रही है 24 के चुनाव के बाद से 80 में तोड़ो, हिंदू मेजॉरिटी को खंड खंड में उसको डिवाइड करो और 20 को कंसोलिडेट करो। तो ये राजनीति, ये इनका ओवरऑल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, देश के समाज के बारे में, देश के भविष्य के बारे में इनका ये सोच है। जैसे अखिलेश यादव कल जाकर के मस्जिद में बैठे हुए थे पार्लियामेंट सीट के सामने, और यहाँ मौलाना लोग कह रहे हैं कि उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी और उनकी पीठ खुली हुई थी, उनके चेहरे पर दुपट्टा नहीं था, और मस्जिद का इस्तेमाल वो अपनी पॉलिटिकल मीटिंग के लिए कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को केवल संदेश देना है कि भैया मुसलमान मेरे पीछे इकट्ठा रहे। तो तो ये जो ये जो धनखड़ साहब हैं, ये जो है 1989 में ये जनता दल में थे, फिर ये कांग्रेस में आ गए 2006 में, फिर विधायक हो गए, फिर 2016 में ये बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी में इनको लीगल सेल कमेटी का चेयरमैन बना दिया, फिर इनको भेज दिया वेस्ट बंगाल गवर्नर के रूप में।
तो बीजेपी का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपेंशन का टाइम नहीं है, तो वर्टिकल एक्सपेंशन के लिए ओपन मार्केट से मर्जर एंड एक्विजिशन करो, एक्वायर करो। वो गड़बड़ होगी। 3 बार आपको जो है नुकसान हुआ। चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के बारे में, सतपाल मलिक के बारे में और अब ये धनखड़ साहब के बारे में। ऐसे और भी मामले हुए हैं यूपी में, जैसे स्वयं प्रसाद मौर्य को लिया 2017 में, 22 में वो बगावत कर गया। और ओम प्रकाश राजभर को लिया 2017 में, वो 19 की लोकसभा के चुनाव के बाद बगावत कर गया, 22 में बाहर चला गया, हालांकि फिर वापस लौट आया है। तो ये अच्छा। जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मामला है, और भी बहुत सारे मामले थे, लेकिन अपोजिशन के लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इतना प्रिसाइज, इतना रेजर शार्प पॉलिटिकल ऑपरेशन जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, और वो ऑपरेशन इतनी सफलतापूर्वक हो गया और अपोजिशन को इसका कोई पॉलिटिकल लाभ उठाने का अवसर नहीं मिला। अखिलेश हम्म। यादव, आप इस बात से समझिए, वो कह रहे थे कि कोई फेयरवेल पार्टी होती, हमको बुलाया जाता, हम भी वहां जाके चाय पीते। तो ये एक चीज होगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी सीख है कि आप अपने जो लोग आपके वैचारिक संस्कारों में दीक्षित नहीं है, उसमें प्रवीण नहीं है, उसमें वो लोग जो है सहज अनुभव नहीं करते हैं, उनको आप लोग अगर पार्टी में ला करके सरकार में, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पे बिठाएंगे, तो उसमें जोखिम है। जी। सर एक्चुअली आप दोनों ने सेम ही चीज बोली है। पहले तो अगर आप किसी को लेके आए हो, ओंकार जी जैसे बोल रहे हैं ध्यान रखना चाहिए, और आप पहले बोलना चाहिए ये क्यों बंद करके बैठे हो, और आप बोल रहे हो कि भाई ये करोगे तो ये सब उल्टे काम होंगे। बट ओंकार जी मैं आपके पास आता हूँ सर, एक ये जो जस्टिस यादव का केस है, उसके ऊपर सुना गया है कि वो थोड़ा कुछ आगे बात कर रहे थे, और कल उन्होंने मेंशन भी करा, जो 7 मिनट उन्होंने बात करी है राज्यसभा में, उसके अंदर उन्होंने बोला भी कि वो भी एक केस आया है, उसके अंदर कोई 2-3 सिग्नेचर डबल हैं, मेरे को चेक करने दो एंड ऑल दैट। तो ये उन्होंने बोला। बट सर कई जगहों से ये भी आवाजें उठ रही हैं कि धनखड़ जी और वो जो वर्मा जी, उनके पुराने रिश्ते हैं, और उनसे थोड़ा दूर होने के लिए इन्होंने पॉलिटिकली जो कोर्ट्स के ऊपर एक अटैक बोला, वो कई लोगों को पसंद नहीं आया है सर। इसमें क्या सच्चाई है सर? पहले मैं जो एक तथ्य अभी भट्ट साहब ने रखा है, जी। और ये नैरेटिव मीडिया के एक पार्ट के द्वारा चलाया जा रहा है कि जो की पोस्ट हैं उन पर केवल और केवल संघ और बीजेपी के जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको ही बैठाया जाना चाहिए, किसी और को नहीं बैठाया जाना चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान थी वो शहर बेस पार्टी की रही है बहुत लंबे समय तक, और इसके अलावा ये भी कि ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, इनके बारे में ये कहा जाता था। तब तक भारतीय जनता पार्टी का इतना विस्तार हुआ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार तब होना शुरू हुआ जब अलग अलग क्षेत्रों के कुछ कद्दावर और अपने अपने जातीय समूह और क्षेत्रों में पहचान रखने वाले, असर रखने वाले लोगों को इन्होंने पार्टी के साथ जोड़ना शुरू किया और विभिन्न पदों पर नवाजना शुरू किया, उनको बैठाना शुरू किया। तब जाकर के ये पार्टी का आज ये इतना विस्तार हुआ है कि 2014 में 282 सीटें आ गई इंडिपेंडेंटली, और 2019 में 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की आ गई थी। तो ये कहना कि की पोस्ट पर केवल आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ही बैठाया जाना चाहिए, वही विश्वसनीय है, बाकी सब विश्वसनीय नहीं है, मैं इससे डिफर करता हूं। जब तक आप बाकी लोगों को भी की पोस्ट पर नहीं हाँ, उनको आप संस्कारित करिए, उनको उनकी सीमाएं और बाकी चीजें बताइए। अगर वो दाएं बाएं चल रहे हैं तो सीधे संवाद करिए उनसे। आप शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीचे पैरों में दबा करके नहीं बैठ सकते, या खरगोश की तरह आंखें बंद करके आप ये नहीं समझ सकते कि खतरा टल गया। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप सीधे संवाद करो, अगर किसी को आप की पोस्ट पर बैठा रहे हो। अब आते हैं आपके प्रश्न पर, उसको जरा रिपीट कर दीजिए आदि जी। सर मैं पूछ रहा हूँ, ये जो जस्टिस यादव का जो केस है, वो जिसमें हाँ, ठीक है, उन्होंने एक चीज बोली थी, और दूसरा हाँ, एक जो चीजें चल रही हैं जहां पर कई लोग बोलते हैं, अब मेरे पास कोई इसका कुछ है नहीं, बट ऑनलाइन कई बड़े लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने इसके बारे में लिखा है कि उनका
ये जो जस्टिस वर्मा है इनके साथ भी कुछ ताल्लुक था, और अपने आप को दूर करने के चक्कर में उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट्स के ऊपर एक जो मुहिम चलाई है, इसमें सरकार ने पहले इनको बोला कि आप बात करिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो एक लाइन उन्होंने क्रॉस करी, जहां पर थोड़े स्टेटमेंट्स काफी जबरदस्त आ रहे थे, हम तो सारे खुश थे उस स्टेटमेंट से, बट ये पता चला है कि ये सरकार को पसंद नहीं था कि ये एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं कुछ छुपाने के लिए। तो इसमें दो क्या तीन बातें सच्चाई है? आदि जी, 2-3 बातें हैं जो वो कह रहे थे जुडिशियरी के बारे में, गलत तो कुछ भी नहीं कह रहे थे। दूसरी बात ये है बिल्कुल। कि सरकार की लाइन क्या है, ये की पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है और आप सरकार की नीतियों के बियॉन्ड अलग जा रहे हैं और सरकार को असहज स्थितियों में खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पद पर बैठ कर के काम करने के लायक नहीं हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद, और चूंकि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ये एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जो गरिमा, मर्यादा या जो दूसरे संवैधानिक संस्थान हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या और दूसरे आप संवैधानिक संस्थान हैं, उनके बारे में अगर आप निरंतर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए, शुरू में मैसेज किया जा रहा था, और हम लोगों ने भी और आप लोगों ने भी प्रोग्राम बनाए होंगे इस पर, और डिस्कशन किए होंगे अपने सहयोगियों को जोड़ करके, मित्रों को जोड़ करके, अटैक कि काफी साहब, स्ट्रांग है। हाँ, कि जैसे सरकार की ये लाइन है और धनखड़ साहब से ये लाइन आगे बढ़वाई जा रही है। ये एक मैसेज शुरू से था। चाहे आप जो जुडिशियरी को रिफॉर्म करने के लिए 2015-16 में सरकार कानून लेकर के आई थी जिसको रद्द कर दिया गया था, चाहे वो मसला हो, या आपका जो एक जुडिशियरी में नियुक्तियों का, ट्रांसफर का जो एक सिस्टम बना हुआ है उसको लेकर के हो, तमाम चीजें, और कुछ कुछ जुडिशियरी की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अमर्यादित, अवांछित टिप्पणियां अलग अलग अवसरों पर हुई हैं। तो उन पर रिएक्शन देना, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, उनकी तरफ से टिप्पणियां नहीं आनी चाहिए। रेयर ही कभी कोई टिप्पणी आ जाए तो आ जाए। जैसे नुपुर शर्मा के मामले में 2 जजों ने जिस तरह की टिप्पणी कर दी थी, तो उस पर जो रिएक्शन था सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब, फेसबुक, आपके ट्विटर, एक्स पर भी, और पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी, उसको मैं जायज मानता हूं कि आप जो अपने जजमेंट में लिख नहीं रहे हैं, वो बोलना, वर्बली बोलना, मौखिक तौर पर बोल करके सुर्खियां बटोरना, वो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं था। तो इसमें जजों को भी अपनी मर्यादा जो है वो दिखाई देनी चाहिए। लेकिन जगदीप धनखड़ का लगातार जुडिशियरी पर अटैक करना, सवाल खड़े करना, जस्टिस वर्मा के यहाँ से जो नोटों का पहाड़ मिला जलता हुआ, उसके बारे में उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे। मुझे लगता है कि अगर धनखड़ साहब ये सवाल नहीं खड़े करते या उतनी तीव्रता के साथ इन चीजों को सामने नहीं रखते देश के और जुडिशियरी के, तो मुझे लगता है कि इस केस को दबा भी दिया जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी जो बातें थी, उनके जो वक्तव्य थे, उनसे हम सहमत हैं, और ये चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन किस चैनल से आनी चाहिए, किस पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से आनी चाहिए, ये जरा गंभीर मुद्दा बन जाता है। और जस्टिस वर्मा के साथ उनके केस की सुनवाई को लेकर के जो सेंसिटिविटी है, और जो भी रिपोर्ट आई है, और उसमें जो कार्रवाई होनी है, जो महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, सरकार लोकसभा में लेकर के आई, राज्यसभा में भी लाने वाली थी, उससे पहले ये कांड हो गया। उसमें आज ही सूचना आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया है। तो ये जो सेंसिटिविटी होती हैं, ये जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप ठीक पाथ पर, ठीक रास्ते पर नहीं जाएंगे। और जो ये गुलगपाड़ा हुआ है राज्यसभा में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली धनखड़ साहब की विदाई हो गई, ये तो बेहद गंभीर मसला है। ये
कोई, मैं कहता हूं धनखड़ साहब की जगह कोई भी होता, उसकी भी समझ में ये बात आनी चाहिए थी कि विपक्ष का खेल क्या है इस मामले को लेकर के। और जो भी प्रस्ताव तैयार किया गया था 63 केवल विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर करके वो धनखड़ साहब के रेजिडेंस पर जाकर के सौंपा गया था। धनखड़ साहब के सचिवालय में नहीं दिया गया था, जहां उनका स्टाफ बैठता है, जहां महासचिव बैठते हैं, जहां दूसरे अधिकारी बैठते हैं, वहां नहीं दिया गया, उनके रेजिडेंस पर दिया गया। तो ये सीधे सीधे समझ में आती है चीजें कि एक्चुअल में खेल क्या हो रहा था। और अगर उस खेल में धनखड़ साहब ये कहें कि मुझे जो खेल कर रहा था विपक्ष उसकी जानकारी नहीं थी, मुझे लगता है कि ये बचकाना होगा। तो जब चीजें सिर से पानी ऊपर चला जाए तब इस तरह की कार्रवाई कर, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट खो दिया था सरकार का। और अगर आपने ट्रस्ट खो दिया है तो फिर सरकार कोई खतरा लेने को तैयार नहीं है, नहीं और है। वही किया गया है। सही बात बोली सर। मैं ये ऑपोजिशन की मीटिंग, भट्ट जी आपसे थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगा, दो चार मिनट। मेरे पास 3 सवाल है आप दोनों से पूछने के लिए। ठीक, बोलिए बोलिए। सर ये ऑपोजिशन से जो मीटिंग चल रही है इनकी, इसके बारे में तो ये पता चल रहा है कि कल के दिन पे ही जब ये सब चीजें चल रही थी, उनकी जो वो बीएसी की जो मीटिंग थी उसमें जब ये जो वो उसके बाद दोबारा उसका टाइम फिक्स किया गया, उसके बाद उनकी ऑपोजिशन के साथ मीटिंग काफी लंबी चली है। उसके बाद जाके गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने फोन करके उनको कुछ जो भी बोला है वो बोला है, ये चीज समझ में आ रही है। इस पे आप क्या कहते हैं हाँ, सर? क्योंकि यहाँ पर एक और चीज जो इल्जाम लगाया जा रहा है अभी क्या कर कि रहे हो? ठीक है, तो खाना खाया? जो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि राजस्थान की जो राजनीति है उसके साथ इनका काफी जोड़ रहा है, और राजस्थान की राजनीति वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो दो चीजें हैं सर ऑपोजिशन के साथ, एक ये और राजस्थान की राजनीति के साथ इनका जो ज्यादा गठजोड़ है उसका क्या है? क्योंकि एक जो बताया जा रहा है कि उनका जो विजिट था जयपुर में, वो एक रियल एस्टेट की ग्रुप के साथ कुछ एक उनका फंक्शन था, और ये दूसरे दिन राज्यसभा के दूसरे दिन पर जा रहे थे। तो ये भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था। इस पे क्या कहेंगे सर? भट्ट जी? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी सर। सर देखिए, ऐसा है कि ये इतनी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जैसा अभी ओंकार चौधरी ने कहा कि वो लगातार जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे थे। बहुत से लोग सहमत हैं, हम भी उनसे सहमत हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति की मर्यादा होती है, जो एंड ही एंड शी हैज टू अबाइड बाय दैट। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीएम बनने के पहले से लगातार खान मार्केट गैंग और ये जो है आपका ये टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने अपने निशाने पे रखा है। और जो और जैसा एक बहुत मशहूर फिल्म है कश्मीर फाइल्स में डायलॉग है प्रोफेसर मेनन का कि सरकार उनकी, ये सिस्टम हमारा है। ये व्यवस्था आज भी चली आ रही है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या राम मंदिर के फैसले के पहले सुप्रीम कोर्ट के 8-10 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाकायदा सरकार पे गंभीर आरोप लगाए थे, ये भी उसी का हिस्सा था। तो ये जो हमारा जो आई कॉल इट ए पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल ऑर्डर जो इस देश में चल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर का डे वन से एक ही सूत्र पे उन्होंने काम किया है, डीकोलोनाइजेशन। तो जब आप डीकोलोनाइजेशन के ऊपर के मुद्दे पे काम करेंगे और आप अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जनवरी 22 2023 को ये कहेंगे कि विकास और विरासत एक साथ चलेंगे, यानी जो हमारी हेरिटेज है हम उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे और भारत को भारत के सॉफ्टवेयर से चलाएंगे। भारत को वेस्टमिंस्टर जो है लंदन का, उसके सॉफ्टवेयर से हम नहीं चलाएंगे। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसका इस व्यवस्था से, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से, जुडिशरी से, बार से, बेंच से, ब्यूरोक्रेसी से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, सबसे टकराव होगा। और जो एलीट क्लास से टकराव आपका होगा, तो धनखड़ साहब जो है उसी एलीट क्लास से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए थे। और अगर कोई उनका बहुत पुराना कोई मित्र रहा हो, कोई परिचित रहा हो, और अगर वो रियल एस्टेट कंपनी के समारोह में जा रहे हैं
तो जाहिर है कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का की जो फिलॉसफी है, जो वर्क कल्चर है, जो कोड ऑफ कंडक्ट और जो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक लाइफ उन्होंने अब तक 11 सालों में जो उन्होंने आचरण करके दिखाया है, तो ज़ाहिर है उनको पसंद नहीं आएगी ये बात। एक एक और मंत्री थे इसी तरीके से बीजेपी के पूना के जावड़ेकर साहब, हालाँकि वो तो स्कूल से दीक्षित थे, लेकिन उनको भी सरकार से बाहर जाना पड़ा। एक मंत्री बिहार के थे आपके रूबी साहब, उनको जो कि अभी भी एमपी हैं, उनको भी बाहर जाना पड़ा सरकार से। तो ये चीज़ें हैं और अल्टीमेटली आइडिया इज़ नॉट कि आप कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। आइडिया इज़ कि जो सरकार के जनता में जो सरकार का विश्वास है कि द पीपल इन पब्लिक लाइफ शुड हैव प्रोबिटी एंड इंटीग्रिटी, ये विश्वास खंडित नहीं होना चाहिए। ये विश्वास बने रहना चाहिए। रविशंकर प्रसाद को भी जाना पड़ा। हाँ। जी और हाँ। रविशंकर प्रसाद को भी जाना, अरे जो किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे, उनको भी जाना पड़ा लड़ने के, जो उन्होंने लड़ा है जुडिशरी से। और आप देखिए केवल बॉम्बे हाई कोर्ट में जो परसों फैसला आया है कि 187 लोग मारे गए थे ट्रेन ब्लास्ट में, और उनका केस लड़ रहा था एक दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कि फिर वकील बन गया है, और सारे के सारे मामले छूट गए, सारे अपराधी बरी हो गए। और जो मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तो दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात में वहां इज्तिमा हो रहा था, और जबकि उस समय लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी, उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल सारी की सारी एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो यानी जो सिस्टम आपका है, वो आज भी लेफ्ट जिहादी कंबाइन ही, जो लेफ्ट जिहादी कबाल है, वही उसको चला रहा है। और एक लड़की कलकत्ता की थी, वो जिसको 1 हफ्ते जेल में रहना पड़ा अभी पिछले महीने, और जिस मुसलमान ने बहुत ही घृणास्पद कैंपेन की थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, उसकी सारी एफआईआर क्लब भी हो गई। तो ये जो है, और आप नूपुर शर्मा के मामले में देख लीजिए, उदयपुर में जो कन्हैया दर्जी का जो गला काटा गया, उसके ऊपर जिस तरीके से फिल्म बनने पे जो बन रही है, जो बन के तैयार है, उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो हमारा सिस्टम की जो पैथोलॉजिकल टेस्ट आप अगर करिए, तो आपको उसमें हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो ये बात जो है धनखड़ साहब के ध्यान में शायद नहीं थी, और वो जुडिशरी से लगातार जो उनका जो 36 का आंकड़ा जो सरकार का वो बनवा रहे थे, उसने भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को असहज किया होगा, और प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने या केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने कभी भी जुडिशरी के खिलाफ पब्लिकली कोई होस्टाइल स्टैंस नहीं लिया है। और ये हमेशा ये संदेश समाज को दिया है कि सारे जो राज्य के जो 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, दे आर वर्किंग इन परफेक्ट हार्मोनी। तो इसको जो है, इसका मेरे ख्याल से धनखड़ साहब ने ध्यान नहीं रखा, और चूंकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, तो हो सकता है कि उनके जजमेंट में कहीं ना कहीं कोई बात सब्जेक्टिव हो गई हो, और उन्होंने ज्यादा कठोर टिप्पणी कर दी हो। जैसे अभी 2 महीने अप्रैल में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, कि जिसमें उन्होंने गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए किसी भी बिल के ऊपर निर्णय करने के लिए समय सीमा तय कर दी। हालांकि प्रेसिडेंट ने जब उनको रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को, तो अभी परसों नरसों 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट की है, जो उस मामले की सुनवाई करेगी। तो ये जो मामले हैं बड़े बारीक हैं, बड़े थिन हैं, और ये बिटवीन 2 स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, थोड़ा बहुत तनाव हमेशा रहता है, हमेशा रहता आया है। इंदिरा गांधी के समय ये तनाव नहीं था, राजीव गांधी के समय तनाव नहीं था, क्योंकि वो सब जो है कांग्रेस के सिस्टम से निकले हुए लोग थे। बीजेपी की सरकार में एक भी जज ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस के सिस्टम से निकला हुआ लोग है, हुआ व्यक्ति हो। जैसे बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे रजनी कोठारी, वो कहते थे कि कांग्रेस के कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल सिस्टम है। उस पॉलिटिकल सिस्टम का देश में आज भी राज चल रहा है, और इस बात को नरेंद्र मोदी बहुत ही बारीकी से समझते हैं, और अपने भाषणों में, अपने बोलने में, और अपने हर पॉलिसी स्टेटमेंट में वो इस बात का, इस मर्यादा का वो बहुत ख्याल रखते हैं। क्योंकि अगर वो जरा सा भी कभी आवेश में आएंगे, तो अपोजिशन को सरकार के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाएगा।
और जिस तरीके से धनखड़ साहब बोल रहे थे, तो अपोजिशन को लग रहा था कि हमें कभी ना कभी एक मौजूद नहीं अपॉर्चुनिटी है मिलेगी या कि वी कैन फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो धनखड़ साहब और अधिक डैमेज करते, इससे पहले उनकी विदाई का फैसला हो गया। और ये जो बारीक बातें हैं, ये जनता में ना तो हमारे आपके लिए समझा पाना आसान है और ना ही कोई समझने को तैयार है। जी। ओंकार जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ सर। सवाल पे आने से पहले उसके बाद लास्ट सवाल मैं भट्ट जी से पूछूंगा। सर, मोदी जी का इसमें नजरिया आप जरा बताइए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया है, और सुनने में तो ये आ रहा है कि सुनने में क्या, नोटिफिकेशन भी आ गया है कि भाई इलेक्शन कमीशन को बोल दिया गया है, फटाफट स्टार्ट, तैयारी शुरू। हाथ के हाथ खत्म करो इसको। एंड ऊपर से सर मोदी जी खुद ट्रैवल कर रहे हैं, और जब बाहर जाते हैं तो यहाँ पर बम, पिछले 2 बारी से देखते हैं, जब बाहर जाते हैं यहाँ बम फटता है, बहुत जोर से फटता है। उसके बाद पिछली बारी वक्फ खेल लिया था, ये खेल लिया, तो आप ये देख रहे हैं। तो सर मोदी जी का जो इस बारी का आउटलुक है, अपनों को तो छोड़ नहीं रहे सर, दूसरों को क्या छोड़ेंगे? देखिए, बात ये है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं, और इसके बावजूद कि ट्रंप साहब 24वीं बार या 26वीं बार कुछ कह चुके, और उसको राहुल गांधी पार्लियामेंट परिसर में खड़े होकर के झुनझुने की तरह बजा रहे हैं मीडिया के सामने, तो मीडिया को भी सच पता है, पॉलिटिकल पार्टियों को पूरी जो फैकल्टी है उसको भी पता है, खुद राहुल गांधी को भी पता है कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, दिन तय हो चुका है कि मंगलवार को राज्यसभा में पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर चर्चा होगी, मंगलवार को होगी। फिर भी आप लोकसभा में भी हंगामा कर रहे हो कि अभी करो अभी करो। आप संसद के बाहर भी तमाशा कर रहे हो, काले नीले पता नहीं कैसे कैसे कलर के कपड़े पहन करके आते हैं। तो ये अब देश की समझ में आ रहा है कि ये बदहवासी क्यों है, ये जो जल्दबाजी है कि किसी तरह कोई छोटा सा दाग तो हम लगा दें इनकी कमीज पे, चिपक ही नहीं रहा है। पिछले 11 साल से हम लगातार ये धरने प्रदर्शन, हाय हुल्ला, कभी पेगासस, कभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, कभी हिंडनबर्ग, कभी अडानी अंबानी, कभी मणिपुर, कभी कुछ। हर सेशन से पहले कुछ ना कुछ बवाल की एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, कहीं से कुछ कपड़ा हिलता है और ये शुरू हो जाते हैं। तो अब लोगों की समझ में ये सारी चीजें तो देखिए आदि जी आ गई हैं। दूसरी बात, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जब मोदी जी अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं तो बाकी किसी को क्या छोड़ेंगे। भाई, अगर आप उपराष्ट्रपति को चलता कर सकते हैं और बहुत ही स्मूथली चलता कर सकते हैं, कोई पत्ता भी नहीं हिलता है, मतलब पहले दिन की मानसून सत्र के पहले दिन की प्रोसीडिंग उन्हीं के हाथों हो रही है, शाम को 4:19 तक वो पार्लियामेंट में हैं, सदन में बैठे हैं, सारे विधायी कार्य भी निपटवा रहे हैं, और शाम को 9 बजे 9:15 बजे सूचना आती है कि उनका रेजिग्नेशन हो गया। और उसके बाद जितना सत्ता पक्ष इस समय खामोश दिखाई दे रहा है, सहज सा दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा मातम तो इस समय विरोधी दलों के नेताओं के चेहरों पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उनको ये समझ में उम्मीद नहीं आ नहीं थी रहा कि है, उनको ये चौधरी समझ साहब में ये नहीं आ इतना। रहा हाँ है जी, कि जी, हम जी। हंसें या रोएं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हंसें या रोएं, और करें तो करें क्या, क्योंकि उन्होंने बड़ा मेहनत करके एक चक्रव्यूह तैयार किया, एक जाल फेंका। धनखड़ साहब उसमें फंस भी रहे थे, फंसते हुए दिखाई भी दे रहे थे, उससे पहले ही मोदी जी ने ये सुंदरकांड कर दिया। तो इस समय विपक्ष की हालत बहुत खराब है, और ये एक मैसेज होता है, मैसेजिंग होती है कि भाई जब हम जो संवैधानिक पद पर दूसरे दर्जे के आदमी बैठे हैं, जो राज्यसभा का संचालन कर रहे थे, जब उनको नहीं छोड़ सकते तो फिर आप तो किस खेत की मूली हैं। ये सही में। भट्ट जी, आप कुछ बोल रहे थे सर, सर, वो तो मैं बोलिए कह सर। रहा हूँ कि
अपोजिशन को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रिसाइज सर्जिकल ऑपरेशन विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाएगा, और उनके और ये पीएम की एक ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल थी कि जिसमें उनके पास रिस्पांस टाइम ही नहीं था। दे कुड नॉट इवन रिस्पॉन्ड। क्या रिस्पॉन्ड करते भाई? आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका नेक्स्ट डे मिला और आपको समझ ही नहीं आया करें क्या। राजनीति ऐसे ही होती है। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर ये साबित कर दिया कि राजनीति 24/7 इंटू 365 का काम है। बॉस राजनीति पार्ट टाइम नहीं है कि आप सुबह 12 बजे सो के उठे, 2 घंटा आपने गप मारी, शाम को 2 घंटे ऑफिस में आ गए। राउंड द क्लॉक आपको पॉलिटिकल काम ही में रहना पड़ेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती। भारत इतना विशाल देश है कि ये जो है इस तरीके से कैजुअल एटीट्यूड से चल नहीं सकता। यूपी के इतिहास में योगी आदित्यनाथ जैसा मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया। पीपल में डिस्प्यूट माई क्लेम, लेकिन कोई बताए किसने किया हो। योगी जी साल में 12 महीने, हफ्ते में 7 दिन काम करने वाले आदमी हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। वो केवल लोगों से मिलना, प्रदेश का दौरा करना, मीटिंग करना, समीक्षा करना, यही काम है। और यही काम प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी है। तो ये जो है, ये राजनीति कोई खेल नहीं है कि वहां से बैकवर्ड ले आओ, वहां से दलित ले आओ और वहां मुसलमान ले आओ। और हर पॉलिटिकल पार्टी का, एक समय तक बीजेपी का भी, एकमात्र जो विचारधारा है वो केवल इलेक्शन में कैंडिडेट की विनेबिलिटी है। बस फिर जब जब टिकट का घोषणा होती है तब सारी विचारधारा किनारे हो जाती है। तब खाली दिखाई पड़ता है कि विनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट क्या है कि नहीं है। और यही टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट बीजेपी भी मानती है। लेकिन बीजेपी केवल यही नहीं मानती है, और भी चीजों को भी वो ध्यान रखती है। संगठन का काम पे वहां लगातार जो रहता है, पार्टी की सीटें 2 हो चाहे 240 हो या 320 हो, संगठन का काम का जो उनका सिस्टम बना हुआ है वो हर महीने, हर हफ्ते, प्रतिदिन वैसे ही होता है। चाहे जैसे लोग ये भूल जाते हैं, 1991 में बीजेपी को यूपी में पहली बार अपना बहुमत मिला अपने बल पर, और दूसरी बार 2017 में बहुमत मिलने में 26 साल लग गए। 26 साल लगे बीजेपी को दूसरी बार बहुमत पाने में। 84 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 2 सीटें थी, लेकिन तब भी नेशनल लेवल पे बीजेपी का वोट शेयर 8% से ज्यादा था। और तब राजीव गांधी कहते थे ये वेस्पा स्कूटर पार्टी है कि वो 2 एमपी हैं उसके। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि 10 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं 84 के बाद। कांग्रेस को लगातार 40 साल से लोकसभा में बहुमत नहीं मिल रहा है। 10 लोकसभा चुनाव हो गए, आप गिन लीजिए 89 से 2024 के बीच में 10 लोकसभा चुनाव। ये बहुत ही फंडामेंटल चेंज है जो नेशनल पॉलिटिक्स में आ चुका है। सही और ये समझना चाहिए लोगों को। ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, हमने सबने होते हुए देखा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बिना, और ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति सरकार के लिए कभी भी संकट, सरकार के लिए कभी भी संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता है। उसके बावजूद जिस तरीके से बीजेपी की लीडरशिप ने इतने बड़े क्राइसिस को पैदा होने के पहले ही, जो कहते हैं निप्ड इन द बड, इसको खत्म कर दिया और उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल हो गया, ये अपने आप में अनूठी घटना है। सही है सर, सही, कोई सही है, संकट नहीं हुआ। सही है, वो तो है सर। एंड बड़ा हार्ड मैसेज मेरे को दिखता है, एंड इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो वही चीज देखी। सबसे पहले मैंने ये चीज होते हुए देखी, मैंने बोला यार ये अपने को नहीं छोड़ रहा भाई, कितने गुस्से में है। और उसके बाद ये उनका ट्वीट, मोदी जी का ट्वीट, इससे मतलब पाकिस्तान ही अगेन प्रूव्ड कि नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम, इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। वो बहुत जबरदस्त गंदा ट्वीट था वो तो, जिसने भी मतलब बड़ा, एंड किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है सारे बड़े गुस्सा हैं, और ये लोग आपको पता ही है बड़ा चुप रहते हैं, लोग नहीं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। हमने और आपने गुलाम नबी आजाद की जब विदाई हो रही थी राज्यसभा में, प्रधानमंत्री को रोते हुए देखा। और कई लोगों के इसी तरह के विदाई समारोह के समय प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, और उनकी उपलब्धियां उतनी भी नहीं होती हैं जितनी प्रधानमंत्री बता करके उनको विदा हाँ, करते हैं। लेकिन इसमें केवल 1.5 लाइन का एक मैसेज देना कि उनको
उपराष्ट्रपति समेत कई पदों पर देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दैट्स ऑल। बस Yes, it is very terse and very powerful message. जी सर, थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं सर। गाइस, सबसे रिक्वेस्ट है, काफी सारी ऑडियंस है हमारे पास इस टाइम पे, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड प्लीज अगर आप सपोर्ट करना चाहें चैनल को, सारी डिटेल्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले मैं एक सवाल लूंगा ग्रॉक साहब का। थैंक यू। कहते हैं मतलब जेडी जेडी मतलब अभी तक मैं कल से जब से जेडी पढ़ रहा हूँ ना, जयपुर डायलॉग्स आ रहा है। अभी तो जयदीप ढंकर मैं कल सोच रहा था यार जेडी को जयपुर डायलॉग क्यों गाली दे रहे हैं लोग, फिर बाद में दिमाग में आया को बीजेपी की एंटी एससी दिखाना चाहते थे। सेम बात निशिकांत दुबे ने भी की थी, ओनली जेडी को क्यों निकाला गया, पर कब तक जुडिशरी रिफॉर्म्स होंगे सर? ओमकार जी क्या कहेंगे सर? ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। नहीं है सर। जुडिशियरी रिफॉर्म्स कभी इस देश में हो भी पाएंगे जब 282 के बहुमत वाली सरकार, 333 के बहुमत वाली सरकार नहीं कर पाई। उनका बनाया हुआ एक कानून, एक आयोग, वो सीधे सीधे जुडिशियरी ने खारिज कर दिया, यानी कूड़ेदान में डाल दिया। उसके बाद कौन सरकार ये हिम्मत करेगी, और करेगी तो मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं कर पाए तो और कौन कर पाएंगे? फिर योगी जी करेंगे क्या आकर के? सर मेरा एक थोड़ा डिफरेंट मानना है, एंड यहाँ पर एक किसी का कमेंट भी है कि भाई उनको जुडिशरी को स्ट्रांग वे में करना चाहिए। मैं एक तरह से बोलता हूँ सर, ये जुडिशरी को आप चेंज नहीं कर सकते सर, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, पूंछ पे पैर। ये जो होने वाला था सर, ये इनका पूंछ पे पैर था, और उसी वजह से आप देखते हैं कि काफी जगह से नहीं मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं इस पे बात नहीं कर, सब लोग पीछे हट रहे थे वर्मा साहब के केस में। और उसके बाद जो चीजें लीक होके बाहर आई, सबसे बड़ी चीज क्या आई सर, वो जो सुप्रीम कोर्ट में कांच वांच लगे, पता नहीं क्या क्या लगा वहां पर, कोई 2-3 करोड़ रुपए का वो सब, तो ये भी लीक्स बाहर आते गए। मेरे हिसाब से पूंछ पे पैर बेटर पॉलिसी है सर, बिकॉज इनको चेंज करना नामुमकिन है। वो तो सारी ठीक है, आगे लेकिन मेरा ये जी कहना है कि जस्टिस वर्मा के यहाँ से नोटों के बंडल मिले, जी उसकी बरामदगी तो आप दिखाएंगे ना कहीं, एब्सोल्युटली उसका पंचनामा तो भरेंगे ना आप। अगर ये बेसिक चीजें नहीं हुई हैं, तब मैं कैसे सरकार को इस मामले में स्ट्रांग मान लूं? तो कुछ ना कुछ तो ठीक है, जुडिशियरी का आप सम्मान करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी सम्मान करें, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी सम्मान करें, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होम मिनिस्ट्री की और दिल्ली पुलिस की बनती हैं। अगर ये सब चीजें वहां बरामद हुई थी, आपको उसका पंचनामा बिल्कुल भरना चाहिए था। आदि मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 1975 जून में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी का रायबरेली संसदीय क्षेत्र से जो इलेक्शन क्वैश किया था, उसका आधार ये था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया था, लेवल प्लेइंग फील्ड का वायलेशन किया गया था। और 75 के बाद 20 साल बाद जब टीएन सेशन जो है 1990 में या जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तब देश ने जाना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। और आज मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इतना ज्यादा लोग नेता डरते हैं कि इलेक्शन टाइम में जब वो आते हैं तो सरकारी गेस्ट हाउस में पहले ठहरते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, अब तो वो ठहरने की हिम्मत भी नहीं करते इलेक्शन के समय। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ जो झटके में रिफॉर्म की प्रोसेस शुरू हुई इकोनॉमी की, जुलाई 1991 में, आज 34 साल पूरे होने जा रहे हैं इस महीने में, और कल पूरे हो गए, 22 तारीख को बजट आया था। तो हमारे यहाँ इलेक्शन रिफॉर्म हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, और इकोनॉमी रिफॉर्म होने के बाद हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ करीब 12 गुना से ज्यादा हो चुकी है इन लास्ट 35 ईयर्स। तो इसी तरीके से और वो रिफॉर्म जो इकोनॉमी के हुए थे वो एक्सीडेंटल थे, क्योंकि आपके पास करने उसके अलावा कोई विकल्प रह नहीं गया था। देश दिवालिया हो गया था, 4 दिन के इंपोर्ट के पैसे बचे थे, और वरना देश बिक गया होता, खत्म हो गया होता। तो इकोनॉमी रिफॉर्म हुए, इलेक्शन रिफॉर्म हुए,
पॉलिटिकल रिफॉर्म लगातार हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है नेताओं की बढ़ रही है। आपको अपने निर्वाचन पत्र में अपनी शिक्षा का पूरा ब्यौरा देना होता है, आप अपनी आय संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा देना होता है। और पहले लोगों ने बहुत फूफा की, लेकिन लगातार ये बढ़ रहा है। केवल एक ही सेक्टर अछूता है, वो है जुडिशरी। तो और उसके अलावा अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के राज में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को जिस तरीके से डिजिटाइज किया गया है, और आज जो है करीब 2-2,500 करोड़ जो है हर महीने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आपके यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और 25 से 30 लाख करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है। जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है, ये चमत्कारिक रिफॉर्म है, और मैं कहता हूँ यही चमत्कार है, और कोई चमत्कार डिवाइन में होता होगा मैं नहीं जानता। तो अब ये हमें देखना है कि जुडिशरी कब तक एक आइलैंड बनी रहेगी, कब तक अछूती बनी रहेगी, और कब तक ये हमेशा रिफॉर्म से, जवाबदेही से और ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी से ये कब तक बचे रहते हैं। ये तो दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ये महसूस करती है कि सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है उसका वो संज्ञान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेते, उसका उन पे असर पड़ता है। तो लेकिन अब ये प्रोसेस चल रही है, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह की रिफॉर्म्स की आंधी जो चली है 10 साल 11 में, उसको झटका लगा है कोविड की वजह से 20 और 21 में। तो ये प्रोसेस बहुत दिन तक स्टेटस को कैन नॉट सर्वाइव फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। इट हैज टू कम, रिफॉर्म्स हैव टू कम। सर ओमकार जी, ये सवाल तो सिर्फ आप आंसर कर पाएंगे सर। सबको प्रणाम। ओमकार सर, विद दिस फियास्को एक्सपेक्ट धनखड़ जी विल लीड टू बैकलैश फ्रॉम द जाट कम्युनिटी, सर, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान में? देखिए, बात ऐसी है कि वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जाटों में वो मार्स लीडर कभी रहे हों ऐसा तो है नहीं। जिस राजस्थान में से वो आते हैं और जिसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनके दौरे भी बढ़ गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने प्रचार भी किया था, वहां इस बार 8 लोकसभा सीटें घट गई। दूसरा स्टेट आता है हरियाणा, जहां पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी बीजेपी ने, वहां 5 सीटें घट गई, इस बार 5 आई। वेस्ट यूपी में भी 4-5 सीटें घट गई इस बार बीजेपी की। तो मुझे नहीं लगता कि, हाँ, एक रॉन्ग मैसेज जाता है जाटों में कि भाई पहली बार कोई उपराष्ट्रपति बना था, उपराष्ट्रपति पद पर गया था, और उसको दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में जाना पड़ा या जाने के लिए बोल दिया गया। उसके पीछे क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या साजिशें चल रही थी, किस जाल में वो फंस गए थे, किन स्थितियों परिस्थितियों में उलझ गए थे, इस पर ज्यादा चर्चा कोई नीचे करता नहीं है। बस ये एक मैसेज चला जाता है कि भाई देखो, एक ऊंचे पद पर जाट बैठा था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये चीजें नीचे चर्चाएं होती हैं, पर चूंकि ये मार्स लीडर कभी रहे नहीं, ये पढ़े लिखे जाट हैं और वो भी वकालत करते रहे हैं, तो वैसा कोई असर जाट कम्युनिटी में इनका नहीं है, ना रहा है कभी। सर, जाते जाते लास्ट सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगा सर। देखिए, सॉरी, ये नहीं, ये वाला कहते हैं कि भारत के अंदर कभी वाइस प्रेसिडेंट का कभी अच्छा रहा नहीं है। हामिद अंसारी साहब आए, जिन्होंने इतना सब कुछ बर्बाद करा हमारे साथ। अब ये पोजीशन चाहिए सर हमको? और देखिए केवल 2 का नाम आप ले पाए, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं उनमें इन्हीं की स्टेट के शेखावत साहब रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे रहे हैं। एम वेंकैया नायडू का भी कार्यकाल कुल मिलाकर के बढ़िया ही रहा है, नॉन कंट्रोवर्शियल रहा है। अरे कृष्णकांत थे, गोपाल स्वरूप पाठक थे, बहुत लोग रहे हैं। और आपके वेंकट रमन जो राष्ट्रपति रहे, वो भी पहले उपराष्ट्रपति थे। जी हाँ। तो वीवी गिरी जो 1969 में, जिनको इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया था और रेजिग्नेशन दिलवाया था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से, तो बहुत अच्छे लोग भी रहे हैं, बहुत बढ़िया लोग भी रहे हैं। और राज्यसभा का चूंकि पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो इसलिए इस पोस्ट की जरूरत तो है। और ये तो बहुत सारे देशों में है, यहाँ तक कि अमेरिका तक में है, जेडी वेंस वहां है।
जी, तो वहाँ पर तो थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, इनके पास तो काफ़ी कुछ है नहीं इतना। तो मैं इसलिए पूछा था। सर भट्ट साहब आपके लिए एक क्लास जाते-जाते कौन बनेगा सर अगला? देखिए, ऐसा है कि आप ये केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जानते हैं कि वो क्या निर्णय करने वाले हैं और इंडिया टुडे के फाउंडर ओनर अरुण पुरी ने अपने टीवी चैनल के प्रोग्राम में कहा था स्टेज से पीएम की मौजूदगी में कि आपने हमारी दुकान ही बंद कर दी। हमें कोई पता ही नहीं चलता सरकार कब कहाँ क्या फैसला ले रही है। तो हमारी आपकी तो कोई दुकान नहीं है, बस एक आपका यूट्यूब चैनल है। तो वी कांट स्पेकुलेट। हाँ, ये कह सकते हैं कि भारत में जिस तरीके का अपोजिशन ने पिछले 2 साल से जाति, मज़हब और संविधान को लेकर के जहरीला माहौल बना रखा है, तो डिसएडवांटेज सेक्शन का ही कोई व्यक्ति आएगा, ये मेरी बहुत ही ओवरवेलमिंग मेरा एक्सपेक्टेशन है। किस राज्य से आएगा? जी, आई हैव नो आइडिया। जी, जी। वैसे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे शहर के एमपी राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, लेकिन लोग नहीं, कह रहे हैं राजनाथ मज़ाक है। सिंह को तो नहीं सर। वो एक्चुअली तो मैंने एक्चुअल में इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सरकार में, तो हुँ, राजनाथ सिंह तो जी, नहीं होंगे। सर उनसे हर कोई बात जी, करता है। जी। सो लोकसभा हाँ, के अंदर जो बैलेंस क्रिएट करना होता है वो राजनाथ सिंह करते हैं। तो वो हाँ। बेचारे ऐसे हैं ना, वो ऐसी हर जगह फिट हो जाते हैं, तो उनको हर कोई हर जगह चेप देता है कि भई आप जाके बैठ जाओ। नाम हुँ, तो कई हुँ। उछाले जा रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी उछाला जा रहा है। लेकिन मुझे सर लगता है अगेन हम उसी बात पर आए, जहाँ से शुरुआती मैंने टिप्पणी की थी। इस बार मोदी जी कोई रिस्क नहीं लेंगे। संघ इस संघ यस। इस संघ बार इस बार खाँटी संघ की पृष्ठभूमि के लोग को किसी को चेयर पर बैठाएँगे। संघ है सर और कुछ नहीं है। मेरे को तो वही दिखता है, संघ का कोई आएगा। कई लोग नीतीश कुमार जी का बोलते हैं, बट नीतीश कुमार जी नहीं, नहीं, नीतीश जी का राजस्थान स्वास्थ्य नहीं जो नो, है, चले। नो, 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 वो वो ठीक कहीं नहीं नहीं है। है। ही इज़ नहीं, नोवेयर इन द रेस। स्वास्थ्य अलग है सर, राज्यसभा नहीं चला सकते वो। और ना, वो ना, ना। अपनी पार्टी का लाएँगे, सहयोगी पार्टी के लोगों को नहीं लाएँगे। जी, जी, जी। नहीं, 2 सुपर चैट आए हैं सर, ज़रा देखते हैं क्या वेस्ट की लॉ डिग्री को बैन नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है सर, और उसमें कोई डाउट नहीं है। एमएनबीआर जी थैंक यू कहते हैं, वी नीड कंप्लीट जुडिशियल रिफॉर्म्स इन आवर भारत। यस। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपको इंडिया की इकॉनमी को $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनने तक का वेट करना होगा। उसके बाद इस रिफॉर्म को रोकना असंभव हो जाएगा। जी, 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 करेक्ट। सर मैं दोनों का बहुत आभारी हूँ सर, आपने बड़ा क्लियर एक चीज़ बताया एंड क्लियर शब्दों में बताया जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ खराब है इस चीज़ की, एंड मैं दोनों का आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला। और हमारे एक और कहते हैं कि विश्व गुरु नहीं बन सकते जुडिशियल रिफॉर्म्स के बिना। थॉट प्रोवोकेटर भाई एब्सोल्युटली। विश्व गुरु का प्रश्न पूछने के पहले विश्व गुरु का जो भावार्थ है, जो गहरा अर्थ है, वो भी समझने का प्रयास करना चाहिए। जी, विश्व गुरु का मतलब अमेरिका जैसी सुपर पावर बनना नहीं है। जी, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों ने टाइम दिया। नमस्कार सर। थैंक यू आदि जी। थैंक यू सो थैंक नमस्कार। मच।